आप सभी का अपना YouTube चैनल के एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए चुन कर खास जो क्वेश्चन है आप लोगों का जो टर्म 2 में आने वाला है उसको इस वीडियो में लाया हूँ। आप लोग पूरा देख लीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा परीक्षा में। बहुत सारा बच्चा है जो कमेंट करता है कि सर इसी से आएगा, इसी से आएगा। आप लोगों को जितना वीडियो है सभी को देखना है ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो। बाद में आप लोग कहिएगा सर आप लोग के वीडियो से नहीं आया है। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, और जितने भी वीडियो मैंने डाला हूँ आप सभी को देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएगा। आप लोग पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर उठेगा। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं उसमें आपका पूरा नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है कि मृदा क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार आप कि पृथ्वी के धरातल पर अपक्ष और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों के संयोग से बनी असंघनित पदार्थों की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि पृथ्वी के धरातल पर अपक्षीय विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों के संयोजन से बने असंघनित पदार्थ की परत मृदा कहलाती है। मतलब जो टूट कर जो उससे संघनित जो है उससे छिन्न भिन्न होकर जो रहता है उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो इस प्रकार है आपका कि मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि मृदा निर्माण एक दीर्घ अवधि की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर मृदा जो निर्माण होता है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन दीर्घ अवधि मतलब छोटा समय में मृदा नहीं बनता है, उसके लिए ज़्यादा समय लगता है। इसके निर्माण में सहयोगी कारक निम्नलिखित है। इसके निर्माण में जो कारक है वह क्या क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मूल जनक चट्टानें, दूसरा नंबर में कह रहा है वाच, उसके बाद जलवायु, उसके बाद वनस्पति एवं जैव अवशेष, उसके बाद कह रहा है कि अपवाद तंत्र, उसके बाद समय या अवधि। ये जो जितने भी उदाहरण है ये है क्या, जो मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार है। 4 नंबर में कह रहा है कि मृदा अवकर्षण क्या होता है। मृदा अवकर्षण क्या होता है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि सामान्यतः मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी आप मृदा को इस प्रकार लिख सकते हैं कि अवकर्षण क्या होता है कि सामान्यतः मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास, मतलब उर्वरता जो शक्ति होता है मिट्टी का उसके ह्रास को ही क्या कहा जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है क्या क्या कहते हैं, अब मृदा अवकर्षण कहते हैं, ठीक है। तो इस दशा में मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है, जो मिट्टी में पोषण स्तर रहता है वो बहुत ही गिर जाता है, तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि उसमें अगर उसके कारण क्या हो जाता है, उसका जब पोषी स्तर गिर जाता है यानी कि उसमें जो उर्वरता है वो खत्म हो जाता है, तो मृदा अपरदन होता है ज़्यादा, या उसका दुरुपयोग के कारण गहराई कम हो जाती है। तो इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, आपका देख सकते हैं कि भांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये क्या है आपका, भांगर एवं खादर में अंतर कीजिए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा
एक तरफ आप भांगर लिख दीजिए, दूसरा तरफ आप खादर लिख दीजिएगा। तो ये जो भांगर है वह क्या है आपका, देखिए यह पुराना जलोढ़ मृदा है। क्या है, यह पुराना जलोढ़ मृदा है। उसके बाद लिखिएगा कि यह कम उपजाऊ होती है। भांगर जो होती है वह कम उपजाऊ होती है, इसको लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा क्या कि जो खादर है, देखिए ये तो भांगर के बारे में हम आपने बता दिया मैंने आप लोगों को। अब जो खादर है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि खादर जो है वह यह नया जलोढ़ मृदा है। खादर जो होता है वह क्या होता है, नया जलोढ़ मृदा होता है। उसके बाद क्या, जो आपका खादर है वह है क्या आपका, यह अधिक उपजाऊ होती है। खादर जो होता है वह उपजाऊ होता है, जबकि भांगर कब उपजाऊ होता है। इसका ऑपोजिट आप इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि भांगर यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, तो उसका ऑपोजिट होगा यह नया जलोढ़ मृदा होता है। समझ गए। उसके बाद यह कम उपजाऊ होता है भांगर में, और जबकि जो खादर है वह अधिक उपजाऊ होता है। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल से आपको समझा दिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वह आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं कि ताप या प्रवणता, ठीक है, प्रवणता क्या है, ताप प्रवणता क्या है। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के मध्य स्थित सीमा क्षेत्र जो सागरीय जल से 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होती है तथा कोई 100 मीटर तक जाती है, यह ऐसा सीमा क्षेत्र होता है जहां तापमान तीव्र गिरावट आती है। तापमान में जो है तीव्र गिरावट आती है तथा इसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें आपको समझाते हैं कि क्या कहा गया है कि महासागरीय सतही जल एवं गहरी परतों के मध्य, कहाँ पर जो जल होता है महासागरीय या उसके गहरी सतह मतलब गहरी परत जो नीचे होता है, ठीक है, उसके मध्य सीमा क्षेत्र, उसके मध्य में सीमा क्षेत्र महासागरीय तल से 100 से 400 मीटर, 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से लेके 400 के मध्य, समझ गए ना, नीचे कहा गया है कि प्रारंभ होता है तथा कई सौ मीटर, बहुत सौ बोल रहा है, कई सौ मीटर तक जाती है। यह ऐसा सीमा क्षेत्र होता है जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, मतलब यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है तथा इसे ताप क्या कहते हैं, तब इसे कहते हैं ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार आप 4 नंबर का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार देख सकते हैं कि समुद्र में नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों का सामना करेंगे या गहराई तथा तापमान में भिन्नता क्यों आती है। देखिए इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन तो कहा गया है कि समुद्र के नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों का सामना करेंगे, ताप की किन परतों का सामना करना पड़ेगा आपको, और गहराई के साथ तापमान की विभिन्नता क्यों आती है। तो इस देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि सामान्यतः कहा जा रहा है कि सामान्यतः समुद्र में नीचे जाने पर निम्नलिखित 3 परतें मिलती है। 3 परत होता है जो नीचे होता है समुद्र के नीचे, 3 परत होता है। पहली क्या होता है कि ऊपरी गर्म परत, ऊपरी जो परत होता है वो गर्म परत होता है, लगभग 500 मीटर मोटाई तथा 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली जगह है। यहाँ पर कितना रहता है, 20 डिग्री से 25 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान रहने वाली क्षेत्र है ये, 500 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है कि ताप प्रवणता परत, ठीक है, यह क्या होता है आपका 400 से लेके 1000 मीटर गहराई पर स्थित परत गहराई के तापमान जो है
तीव्र गिरावट होती है। 500 से जब नीचे 1000 मीटर की गहराई में जब जाता है तब क्या होता है, इसका तापमान में बहुत तीव्र गिरावट होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ताप प्रवणता परत। उसके बाद जो होता है तीसरा नंबर में वह है आपका ठंडी निचली परत। तो ठंडी निचली परत जो है क्या है आपका, देख सकते हैं कि 1000 मीटर से अधिक गहराई रखने वाले यह परत लगभग सबसे कम तापमान रहती है। मतलब 1000 से भी नीचे जब चला जाए, 1000 मीटर से भी नीचे, तब क्या होता है, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र यही होता है। ये ठंडी निचली परत कहलाता है। 3 परत हो गया। पहला परत जो है वह क्या है आपका, ऊपरी गर्मी परत। दूसरा हो गया तापन प्रवणता परत। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका ठंडी निचली परत। तो इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा इसका। और उसके बाद कहिएगा कि इसमें ही और लिख दीजिएगा कि गहराई के साथ साथ तापमान में कमी मिलने का मुख्य कारण यह है कि सागरों की ऊपरी परतों प्रत्यक्ष रूप से सूर्य ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जबकि गहराई बढ़ने पर सूर्य ऊष्मा की प्राप्ति क्रमशः नहीं होती है। देखिए समुद्र में गहराई, समुद्र में जो ऊपरी जो पानी होता है, ठीक है, 100 से लेके 400 तक, वहाँ पर सूर्य का जो ताप है, ऊष्मा है, उसके कारण वह गर्म रहता है पानी। ठीक है, उसके बाद जैसे 500 से 1000 चला जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका तापमान में तीव्र गिरावट होता है। और 1000 से नीचे और भी जाए तो वहाँ पर सूर्य का कोई तापमान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जिसके कारण बहुत ही ठंडा पानी रहता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार आप देख सकते हैं कि समुद्री जल की लवणीयता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि लवणता या खारापन वह शब्द है जिसका व्यवहार समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को परिभाषित करने में किया जाता है। देखिए, हम लोग समुद्री पानी को क्या कहते हैं, लवण युक्त, यानी हम लोग उसको खारा पानी भी कहते हैं, या उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो नमकीन होता है। ठीक है, वह इस प्रकार हम लोग जो पीते हैं उस पानी से बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसके कारण उसको हम लोग नहीं पी पाते हैं। और इसी कारण हम लोग उसको क्या कहते हैं, नमकीन। उसको परिभाषित किया जाता है कि समुद्र की पानी जो है नमकीन होता है। ठीक है, इसको व्यावहारिक रूप में हम लोग इसको कहते हैं कि ये जो घुले पानी को ही हम लोग कहते हैं क्या, खारा पानी या नमकीन पानी कहते हैं इसको। सो इसी से बोलते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के द्वारा जो गणना होती है वो 1 किलोग्राम पानी यानी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम पानी को के मात्रा के द्वारा ही इसका गणना की जाती है। तो इस प्रकार समुद्री जल की लवणता का माप क्या होता है या क्या होता है लवणता, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 नंबर का आंसर इस प्रकार दे दीजिएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले 12 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से मिल सके और आगे आने वाले जितने भी वीडियो है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।